हमने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गुज़िश्ता से व्यवस्था ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में हमने पढ़ा क्या है, एलिमेंट्स ऑफ एनफोर्सेबिलिटी के बारे में हमने पढ़ा कि क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने कम्युनिकेशन, ऑफर, एक्सेप्टेंस, उसकी रिवोकेशन के बारे में डिटेल से पढ़ा। उसके बाद हमने एलिमेंट्स ऑफ एनफोर्सेबिलिटी को पढ़ा, ठीक है। एलिमेंट यार अब सुन लो ना, ये तब से कह रहा हूं, ये ग्रुप है, देखो ये हमारा सोशल मीडिया है ना, है वो वाला सोशल मीडिया है, देखो। चलो, एलिमेंट्स ऑफ एनफोर्सेबिलिटी अभी हम इसको पढ़ चुके हुए हैं। ये कॉम्पिटेंसी टू, क्योंकि एक भी जो जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं ना कि कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके एलिमेंट्स ऑफ एनफोर्सेबिलिटी क्या क्या हैं, कब वो एक लीगली एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो अगर आप ये देखें तो आपके सामने जो है कि all agreements are contracts if they are made by free consent of parties, ठीक है। ये आपका एक एलिमेंट हो गया। competent to contract, ये आपका दूसरा एलिमेंट हो गया। for lawful consideration and lawful object, तीसरा एलिमेंट हो गया। not expressly declared void, ठीक हो गया। अब आप बताएं इसमें से हम क्या क्या पढ़ चुके हुए हैं। कॉम्पिटेंसी पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है, कि व्हेन ए पार्टी इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट इज नॉट। हमने फ्री कॉन्सेंट पढ़ लिया है, लॉफुल ऑब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं, और हमने ये भी जान लिया कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड ना हो। लेकिन अभी हम इसको देखते रहेंगे, लेकिन ये बेसिकली चार एलिमेंट्स ऑफ एनफोर्सेबिलिटी हैं। ये चार एलिमेंट्स हैं, चार इंग्रेडिएंट्स हैं जो किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं, ठीक है। तो अभी हम वापस अपनी स्लाइड पे आते हैं। कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, ये हमने बात कर ली थी कि एज ऑफ मेजॉरिटी, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ये सारा हमने पढ़ लिया था। एलिमेंट्स में ये फ्री कॉन्सेंट हमने पढ़ लिया था। ये मैंने आपको बता दिया था ना कि ये फ्री कॉन्सेंट के जो है 1 2 3 4, ये इसको इकट्ठा ही कर दिया मैंने, सॉरी भाई। ये यहाँ पर ये मैंने इसको इकट्ठा किया हुआ है, 1 2 और 3 और ये 4, यही चीजें यहाँ लिखी हुई है ना, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बड़ी एक यूजफुल प्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ एनफोर्सेबिलिटी आ गई, इसमें कॉम्पिटेंसी को हमने डिटेल से पढ़ा, फिर हमने कॉन्सेंट को पढ़ा, कब वो फ्री होती है, उसमें कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, इसको पढ़ा। कब हमने समझा कि कॉन्सेंट फ्री नहीं होती, ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। मिसरिप्रेजेंटेशन। अब आ जाते हैं हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। ये मैंने आपको बताया कि वॉइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट कब होती है, कब आपको किसी एक एग्रीव पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शन मिलती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट से अलहदा हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दे, ठीक है।
when a consent to an agreement is caused by coercion, fraud or misrepresentation. क्या क्या? coercion, fraud or misrepresentation. The agreement is a contract voidable at the option of the parties whose consent was so caused. अगर किसी से फ्रॉड करके consent ले ली, किसी से आपने मिसरिप्रेजेंट करके, किसी से आपने किसी को कोर्स करके अगर कंसेंट ले ली, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट से अलहदा हो जाए, रिसाइन कर दे, वॉइड जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे अवॉइड कर ले। लेकिन वंस उसे पता लग गया और वो वहां से बाहर नहीं निकलता, फिर वो बाइंडिंग हो जाएगा उसको। ठीक है, मतलब उसके पास ऑप्शन थी कि बाहर निकल आता, लेकिन उसने कहा नहीं यार अब चलो ठीक है, मुझे पता लग गया, मेरे नॉलेज में आ गया, चलो लेकिन मेरे लिए ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, सो वो एक अलग चीज है। अच्छा, अगर जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ हो, ठीक है, और अनड्यू इन्फ्लुएंस से कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, तो सबसे पहले उस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट के पास राइट है कि अगर वो जो पार्टी जिसको अनड्यूली इन्फ्लुएंस किया गया है वो कोर्ट के पास जाए, तो कोर्ट उसको कॉन्ट्रैक्ट को बाकी तमाम चीजें तो जो करेगा सो करेगा, उसे सेट असाइड कर देगा। क्या कर देगा? सेट असाइड करने का मतलब होता है कि उसकी जो लीगल एक जो उसकी हम बात करेंगे, इसको कहेंगे कि जो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स होते हैं, वो तमाम एक साइड पे कर देगा। ठीक है, वो कहेगा कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे है जैसे हुआ ही नहीं, आई हैव सेट असाइड दिस कॉन्ट्रैक्ट, इसकी कोई अभी लीगल वैल्यू जब तक मैं डिसाइड नहीं कर देता, कोई लीगल वैल्यू नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, एग्रीमेंट वॉइड वेयर बोथ पार्टीज आर अंडर अ मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट। अंडर अ मिस्टेक टू द मैटर ऑफ फैक्ट, जब दोनों पार्टीज किसी एक चीज के ऊपर जो फैक्ट है उसको दोनों डिफरेंट तरीके से समझ रही हो, दोनों को मिस्टेक हो। मसलन मेरे पास दो फोन है, एक आईफोन है, एक सैमसंग नोट है। मैं कहता हूं कि यार मैं ये सैमसंग नोट बेच रहा हूं, आप खरीदोगे, और वो खरीदना चाह रहा है आईफोन। तो अब वो मैटर ऑफ फैक्ट मुझे लग रहा है कि वो सैमसंग खरीदना चाह रहा है, उसे लग रहा है कि मैं आईफोन के लिए निगोशिएट कर रहा हूं। अब यहाँ पे हम दोनों दो डिफरेंट फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हम दोनों ने अगर एग्रीमेंट कर भी लिया, एग्रीमेंट सिर्फ ये किया कि भाई मैं फोन बेचूंगा, आप फोन खरीदेंगे, और फोन डिफाइन नहीं किया हमने। अब वो समझते रहे, तो क्या कहते हैं, हम दुआ देते रहे, वो दगा पड़ते रहे। एक नुक्ते ने फकत महरम से मुजरिम कर दिया। हाँ, तो दुआ और दगा में भी तो नुक्ते का ही फर्क है ना। हम दुआ देते रहे, वो दगा पढ़ते रहे। ठीक है, समझते रहे, वो दुआ, हम दुआ देते रहे, वो दगा पढ़ते रहे। एक नुक्ते ने फकत महरम से मुजरिम कर दिया। ठीक है, अच्छा, एग्रीमेंट वॉइड इफ द कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स अनलॉफुल इन पार्ट। ठीक है, फर्ज कीजिए कि एक आदमी ने आपसे कहा कि यार मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि तुम मेरी फैक्ट्री के ऑपरेशंस की निगरानी करो। ठीक है, मेरी फैक्ट्री के अंदर जो है वो फर्ज कीजिए इलीगल हो जाएगा। बात समझ आई? पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज विद अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, या हम ये कहें कि यार मैं एक हॉस्पिटल बना रहा हूं, तो मरीजों का इलाज करेंगे, साथ ही ये नशे के टीके हैं तुम लगाने शुरू कर देना। ठीक है, तो अब ये ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, तो पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट जब अनलॉफुल हो जाए, हैं, हाँ ठीक है, तो कौम को वैसे ही बड़े लगे हुए। ठीक है, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड unless it is in writing and registered, or is a promise to compensate for something done, or is a promise to pay a debt barred by limitation law. एक कॉन्ट्रैक्ट
विदाउट कंसिडरेशन हो तो वो नॉर्मली वाइड होता है, अनलेस उसको इन राइटिंग, अनलेस इट इज रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग। ठीक है, इसकी मिसाल क्या है, कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा जो विदाउट कंसिडरेशन हो सकता है? हाँ भाई, कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है? फैमिलीज के अंदर जो ये क्या प्रॉपर्टी का क्या वो ऊपर से नीचे डिसाइड होती है, वो तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता, बस बताया होता है। वो तो बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ होती है ना, वो तो बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ उस पे लगता है, जो इनहेरिटेंस लॉ है वो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है। लेकिन वो तो तरीके पर बस वैसी हो जाती है ना। गिफ्ट में कोई कंसिडरेशन नहीं होती, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन होती है। ठीक है, वैसे मोहम्मदन लॉ गिफ्ट पे कुछ और है, मोहम्मदन लॉ में ऑरल गिफ्ट भी हो सकता है, लेकिन जो ये आपका कन्वेंशनल लॉ है, इसमें अगर आपने किसी को गिफ्ट दिया है तो यू हैव टू रिड्यूस इट टू राइटिंग, इट हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय द अदर बॉडी। ठीक है, मतलब मैं आपको कोई गिफ्ट करता हूं तो मैं लिखूंगा कि आपने वो गिफ्ट ले लिया, और मैं लिखूंगा कि मैंने वो गिफ्ट दे दिया, तो यहाँ पे कंसिडरेशन कोई नहीं है। हाँ, गिफ्ट स्कीम होती है, ठीक है, बैगेज स्कीम है, गिफ्ट स्कीम है, दो। एनी हाउ, सो agreement without consideration is void unless it is in writing and registered or is a promise to compensate for something done। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपका पर्स गुम गया, आपने कहा जो ढूंढ के लाएगा मैं उसे 1000 रुपया इनाम दूंगा। ठीक है, अब इसमें कोई ऑफर नहीं हुई, यानी एक जर्नल ऑफर है ना, कोई स्पेसिफिक ऑफर तो नहीं है कि मैंने ए बी सी डी को दिया है, मुझे नहीं पता कौन ढूंढ के लाएगा, लेकिन जो भी ढूंढ के लाएगा उसको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, सो अगर इस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो भी बाइंडिंग होगा। मैंने ऐलान कर दिया कि कोई भी बंदा, पुराने जमाने में आपको याद होगा, ये हिंदू अक्सर वो करते होते थे, जो भी ये लेबर्स पूरी करेगा वो शहजादी के साथ शादी का हकदार होगा, है तो स्वयंवर है। हाँ, देखो ना तुम बाहुबली तो तुम बने हुए हो। ठीक है, तो अच्छा एक चीज और, वो ये है, लिमिटेशन लॉ को समझिए आप। लिमिटेशन लॉ क्या है कि एक काम एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर होना चाहिए, अगर वो नहीं हुआ तो लीगल ऑब्लिगेशन जो है वो खत्म हो जाती है, लीगल राइट्स जो है एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक अपील फाइल करनी थी, 30 दिन के अंदर आपने नहीं की, तो आपका राइट ऑफ अपील जो है वो बार्ड बाय लॉ हो जाएगा, बार्ड बाय लिमिटेशन लॉ हो जाएगा, टाइम बार्ड कहते हैं उसे। ठीक है, लेकिन अगर आपने किसी के पैसे देने थे और उसने कहा कि यार तुमने 40 दिन के अंदर मेरे पैसे ना दिए, तो हाँ, 40 दिन गुजर गए, उन खत्म हो गया, टाइम बार्ड हो गया, अब तो मैं नहीं पे कर रहा। तो डेट्स जो हैं, पर्सनल डेट स्पेशली, दे नेवर डाई, हाँ, दे नेवर डाई, तो दे नेवर डाई। तो अब होगा क्या कि अगर आपने किसी के, यार तेरी आंखें गिर गई नौजवान, ये एक जनरल रूल है, उसके अलावा हम देखते हैं कि क्या है कि द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस, वो जो बात मैं आपसे कर रहा था, अनलेस it is forbidden by law or is of such nature that if permitted it would defeat the provisions of any law or is fraudulent or involves or implies injury to a person or property of another or court regards it as immoral or opposed to the public policy. In such cases the consideration or object of an agreement is said to be unlawful। ठीक है, मतलब कि अगर पहला जनरल रूल जो है वो क्या है कि अगर उसे स्पेसिफिकली लॉ ने अनलॉफुल डिक्लेयर नहीं किया तो वो लॉफुल है। लेकिन उसके बाद दूसरी बात आ जाती है कि अगर उसकी इजाजत दी गई तो या तो वो किसी को नुकसान पहुंचाएगा, प्रॉपर्टी को या पर्सन को, या कोर्ट उसे समझती है कि वो सही नहीं है या वो इमोरल है। ठीक है, सो इन तमाम सूरत हालों में आप कहेंगे कि कंसिडरेशन जो है वो
एंड ऑब्जेक्ट जो है वो अनलॉफुल है। यहां तक अगर किसी को कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। जी आ गई है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। अब ये चीजें जो है ना, ये बेसिक राइट्स जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 8 से लेके और 28 तक हैं, ये वो राइट्स हैं। अगर कोई उनके रास्ते में रुकावट खड़ी करेगा तो वो इलीगल होगी और वाइड होगी। फॉर एग्जाम्पल इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, ठीक है, आप किसी को पसंद करते थे, ठीक है, उसने आपको डंप किया, शादी कहीं और करने लगी, तो आपने जो है वो इसके साथ मिलकर फैसला किया कि ठेकेदारा है, शादी नहीं हो सकती, बारात वापस जाएगी, ठीक है, तो वो आपने कहा यार ये शादी होने ही नहीं देंगे। तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो आप दोनों के दरमियान हुआ हो, ये वॉइड, एब इनिशियो वॉइड, ठीक है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है, कि आप किसी भी ट्रेड को कर सकें अनलेस लॉ ने परमिट ना किया हो उसको, या लॉ ने उसको फॉरबिड किया हो, तो उसके अलावा तमाम आप प्रोफेशंस ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर कोई बंदा ये एग्रीमेंट करे, अच्छा इसमें गुडविल अगर सेल की हो आपने तो वो एग्रीमेंट शामिल नहीं है। मतलब मेरे से किसी ने मैं किसी बहुत अच्छे इदारे का मालिक हूँ, मैं नाइकी का मालिक हूँ फर्ज करें, अब कोई नाइकी मेरे से खरीद लेता है और वो कहता है यार आप नाइकी के नाम से दोबारा बिजनेस नहीं करेंगे, या आप मेरा कंपीटिंग बिजनेस नहीं करेंगे, ठीक है, आप इस ब्रांड नेम को दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उस सूरत में क्या है कि वो एग्रीमेंट वैलिड है, क्योंकि मैंने उसे पैसे दिए हैं उस जो गुडविल को परचेज करने, ठीक है। सो एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, void, saving of contract to refer to arbitration of disputes that may arise, suits barred by such contract, saving of contract to refer questions that have already been arise। अच्छा है क्या इसका मतलब, क्या है इसका मतलब? ये है कि पहली चीज तो ये है कि अगर एक आदमी उसको कोई लीगल कोई ग्रीवेंस है और वो ग्रीवेंस अपनी जाके किसी कोर्ट ऑफ लॉ में रिड्रेस करने के लिए अप्रोच करना चाहता है, तो आप किसी को रोक नहीं सकते कि अब फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, वो कहती है कल को तुम्हें कोई नुकसान हुआ तो तुम किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाके मुझे चैलेंज नहीं करोगे। या फर्ज करें कि आपका और आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि यार कल को अगर कोई तुम्हें नुकसान होता है तो तुम मुझे कानून में जाके चैलेंज नहीं करोगे, मुझसे कोई कंपनसेशन डिमांड नहीं करोगे। तो इस किस्म का अगर कोई भी एग्रीमेंट होगा इन रिस्ट्रेंट ऑफ एनी लीगल प्रोसीडिंग्स, तो वो वाइड होगा, ठीक है। लीगल नहीं है, मतलब वो वाइड है, इलीगल है, वाइड है। अगर लीगल प्रोसीडिंग्स रोकने के लिए किसी को उसके कानूनी इस हक से कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, रोकने के लिए अगर आप कुछ करेंगे तो वो वॉइड है। दसो ना केड़ा मिशन, लड़कियों के कॉलेज के आगे भेज रहे हैं, हाँ कौन सा मिशन है? कौन सी जंग, मतलब शादी कर रहे हो उसकी? हाँ। सर नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि कोई अगर आपने कुछ जिस तरह प्राइवेट लोग आप है या आपने किसी क्या नाम है गवर्नमेंट के काम के लिए, हाँ, इन अदर कंट्री फॉर एग्जांपल, तो आप उनको ये अगर कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं कि आप उनको ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि आपके साथ वो लोग एग्री करते हैं कि उनके साथ वो अपनी कुछ विलिंगनेस से जा रहे हैं। अच्छा ये बताएं काज ऑफ एक्शन कहाँ अराइज हुआ? उधर, वहां लॉ किस मुल्क का लगता? उधर का। अगर तो वापस आ जाते हैं, वापस आके ये कहते हैं कि देखिए उसमें देखने वाली चीज ये थी कि कुछ कैविएट्स होते हैं, ये नहीं होता कि तुम वहां जाओगे फंस जाओगे, हो सकता उसी की गलती से वो फंसा हो,
ठीक है, या ये हो सकता है इनकी गलती की वजह से वो एक्सपोज हुआ हो, सारा कुछ किया। अब फर्ज करें होना ये था कि यहाँ से इन्होंने उसको पिक करना था, फर्ज करें उसने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया, इन्होंने यहाँ से पिक करना था, ठीक है, और इन्होंने पिक करने के लिए कोई ऐसी हरकत की कि वो एक्सपोज हो गया वहां पे और वो पकड़ा गया इनकी हरकत की वजह से। तो अब वो आके ये कहेगा कि जनाब आपकी नाअहली की वजह से मैं पकड़ा गया, अगर आप जो एसओपी एग्री हुआ था वो फॉलो करते तो मैं ना पकड़ा जाता। तो इसमें बहुत परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, उसको आके वो रगड़ सकता है कि यार ये आपकी वजह से मुझे इतना नुकसान उठाना पड़ा। जूलियन असान जो है वो बेचारा क्यों भागा फिर रहा है, ठीक है, या वो जो अमेरिकन वो फौजी है, वो क्या नाम है उसका, वो जो नहीं वो जो रशिया गया हुआ था यार, जो वो हैकर है बहुत बड़ा, ऑनलाइन कर दिया, वो पता नहीं अब वो जूलियन असांज ये कौन है, बारह नहीं आओ, जूलियन असांज तो वो मेरा ख्याल विकिपीडिया वाला ना, हाँ। तो चलो एनी हाउ टू कट शॉर्ट ये है कि अच्छा अब इसमें ये नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल ये एग्रीमेंट इसमें शामिल नहीं है कि आप आर्बिट्रेशन जो है उसमें नहीं जा सकते, ठीक है, आर्बिट्रेशन में भी जा सकते हैं आप, आर्बिट्रेशन, हाँ स्नोडन हाँ, ठीक है, आप जो है ना वो ये कर सकते हैं कि यार पहले आर्बिट्रेशन में जाएंगे, अगर आर्बिट्रेशन की बात ना मानी गई तो फिर हम कोर्ट में जाएंगे। तो अब इसे आप ये नहीं कह सकते कि ये इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग है, क्योंकि ये आपने एक और बीच में स्टॉप, एक और मंजिल ऐड कर दी बीच में कि यार पहले हम जरा आपस में एमिकेबली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आर्बिट्रेटर पॉइंट करके, अगर उससे बात ना बनी तो फिर कोर्ट में चले जाएंगे, देखी जाएगी। इसकी मिसाल है आपके सामने कोई? रिको डिक में पहले केस आर्बिट्रेशन में गया था, आर्बिट्रेशन में बात नहीं गई तो फिर वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ उसमें चले गए जस्टिस में, हाँ, वहां पे पाकिस्तान के खिलाफ $6 बिलियन का केस हुआ, हाँ, वो केस जो है वो अभी फिर वो वापस लेंगे अगर वो दोबारा आ जाते हैं, खैर नहीं हो। अनसर्टेनिटी, कश्मीर की आजादी तक उधार बंद है, अनसर्टेनिटी जब तक होगी एग्रीमेंट वॉइड होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि फलाना जहाज अगर इस तारीख तक वापस आ गया तो मैं आपको 1000 रुपये दूंगा। अब फलाना जहाज जो है वो अभी कोई पता नहीं कि वो आएगा या नहीं आएगा, अगर रास्ते में जहाज ही तबाह हो जाता है तो फिर तो एक्ट इम्पॉसिबल हो गया। जब इम्पॉसिबिलिटी आ जाए तब भी एग्रीमेंट खत्म, अनसर्टेनिटी है तब भी एग्रीमेंट खत्म कि अभी उसका कोई पता नहीं, आ सकता है नहीं आ सकता। अगर फर्ज करें जब सर्टेनिटी अटेन कर लेगा तो एग्रीमेंट बाइंडिंग हो जाएगा, अनसर्टेन इवेंट खत्म हो जाएगा, सर्टेनिटी आ जाएगी तो एग्रीमेंट बाइंडिंग हो जाएगा। अगर उस तारीख को वो जहाज आ जाता है सर्टेनिटी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर वॉइड एक्सेप्शंस इन फेवर ऑफ सर्टेन प्राइजेस। अब हॉर्स रेसिंग जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड के एक उसके तहत अलाउड थी, पहले हॉर्स रेसिंग भी हुआ करती थी पाकिस्तान में, अब भी शायद रेस कोर्स वगैरह बने हुए हैं, हॉर्स रेसिंग, ठीक है। सो हॉर्स रेसिंग के अलावा बाकी तमाम जुआ जो है वो वॉइड है, इलीगल है। एग्रीमेंट कोलेटरल टू वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड। अच्छा, वेजरिंग एग्रीमेंट में कोलेटरल देना, यानी आप कहें यार अब ये फर्ज करो एक बंदा है एक्स वो जुआ खेल रहा है, तो वाई जो है वो कहे यार तू लगा रकम, मैं अगर जो है वो ये ना दे सका पैसे तो मैं दूंगा, मैं कोलेटरल दे रहा हूँ कि ये मैं दूंगा, ठीक है। तो उस सूरत में वो कोलेटरल एग्रीमेंट जो है कि यानी ए ने बी से एग्रीमेंट किया कि तुम मेरे वेजर
के एग्रीमेंट में कोलैटरल का किरदार अदा करो या तुम कोलैटरल देना, तो वो गारंटर नहीं बन सकता, कोलैटरल नहीं दे सकता, वो वॉइड है। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? जी, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे मैंने भी आपसे मिसाल बयान की, कि जो किसी हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कश्मीर की आजादी तक उधार बंद है, लिखा होता ना, तो अब अगर कश्मीर आजाद हो जाए तो वो इवेंट हो गया ना, ठीक है। या ये जितने भी गारंटी के एग्रीमेंट होते हैं, ये कॉन्टिंजेंट एग्रीमेंट्स होते हैं। गारंटी कब वैलिड हो जाती है, कब वैलिड होती है? जब जिस बात के लिए गारंटी की गई होती है वो इवेंट ट्रिगर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, गारंटी है कि जी अगर प्रोसेसर खराब हो गया कंप्यूटर का तो हम आपको रिप्लेसमेंट देंगे, ठीक है। तो क्या आप आज ही जाके जी आपकी गारंटी मैंने खरीदी थी, आपके साथ मेरा गारंटी का एग्रीमेंट है, लाए मुझे प्रोसेसर दे दें, वो दे देंगे? क्यों नहीं देंगे? वो कहेंगे अभी इवेंट ही ट्रिगर नहीं हुआ भाई, पहले इवेंट तो ट्रिगर होने दो। तो ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। An enforcement of contracts contingent on an event happening, uncertainty has to be removed for enforceability. ये contingent contract जो है, इनमें भी element of जो है uncertainty होता है। अगर वो अनसर्टनिटी रिमूव कर दी जाए, जैसे कश्मीर की आजादी तक, मैंने कहा कश्मीर आजाद हो जाए तो इवेंट हैपनिंग ऑफ इवेंट जो है वो जिसके साथ वो रिलेट किया था वो हो गई, सो हो गया। एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन इवेंट नॉट हैपनिंग व्हेन हैपनिंग ऑफ इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपने कहा कि कोई बात नहीं, आप तुम्हारी बातें सुन। अब आपने फर्ज कीजिए कहा कि यार जब ये घोड़े का बच्चा जवान हो जाएगा जो मैंने पाला हुआ है, तो मैं आपको ये बेच दूंगा, ठीक है। अब घोड़े का बच्चा मर गया तो अब टास्क इम्पॉसिबल हो गया, ठीक है। या आप ये एग्रीमेंट करते हैं, ये जो है पेंसिल ये मैं आपको बेचूंगा, अब ये पेंसिल टूट टाट गई, गुम गई है, पैसे वो पेंसिल लेके निकलने के चक्कर में था, तुम पैसे की बात कर रहे हो। तो वो जब ये इवेंट इम्पॉसिबल हो गया कि अब पेंसिल नहीं है, अब वैसे तो इन दैट सेंस ये इम्पॉसिबल इसलिए भी नहीं हो सकता कि ये नहीं है तो मैं नहीं लेके दे दूंगा, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर पेंसिल के लिए अगर वो कहनी कि मैंने लेनी ही ये पर्टिकुलर पेंसिल है, या ये कोई खास पेंसिल है, ये अकबर बादशाह ने कभी इस्तेमाल की थी, ठीक है, और मैं कहूँ कि मैं आपको बेच रहा हूँ ये अकबर बादशाह की इस्तेमाल की हुई पेंसिल है, तो वो और ये बात दुरुस्त हो और बाद में वो पेंसिल कोई चोरी करके ले जाए, कोई एंटीक है, कुछ है, पर अभी तक जिस बंदे ने सर वो मतलब जिसने लेनी है उसने आपको पैसे ना दिए, भाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो फिर उसके बाद अगर मैं आपको चीज नहीं दे सकता तो आप पे फिर आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करें। आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कि आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे चले जाएं कि यार इसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, मुझे चीज नहीं दे रहा, मैं तो पैसे देने को तैयार हूँ, ठीक है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कर सकते हैं, काफी सारी चीजें वो हम फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने कहा कि अगर ये बैरी जहाज फलाने दिन डॉक पे पहुंच गया तो मैं आपको 1000 रुपए दूंगा, और बाद में पता लगे जहाज तो रास्ते में ही तबाह हो गया, तो अब इम्पॉसिबिलिटी आ गई, वो जो एक्ट होना था वो अब नहीं होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से भी जब इम्पॉसिबिलिटी आ जाए
तो हाँ, और टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल, मैं कहूं कि जी अगर आप माउंट एवरेस्ट से छलांग लगा के जिंदा नीचे पहुंच गए तो मैं आपको जो है 1 करोड़ रुपया दूंगा। तो ये तो इम्पॉसिबल एक्ट है ना, ठीक है। या मैं आपसे कहूं अगर आप जो है चांद अपने हाथ पे रख लें तो मैं आपको पैसे दूंगा। तो वैसे मैं उस चांद की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो चांद आप हाथ पे नहीं रख सकते, दिस इज नोन फैक्ट कि वो एक इतना बड़ा मैस है कि आप हाथ पे नहीं रख सकते, ठीक है। सो ये आप वैसे ही इम्पॉसिबल एक्ट है ना, ठीक है ना, इम्पॉसिबल एक्ट, वही ना करने वाली बात। अब आ जाते हैं परफॉर्मेंस। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो हर पार्टी ने पार्ट ऑफ हिज जो जो उसकी कंसिडरेशन है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने वो परफॉर्म करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मेरा पेंसिल खरीदने बेचने का एग्रीमेंट हुआ है तो मैं पेंसिल बेचूंगा तो आप खरीदेंगे ना, मतलब पहले मैं पेंसिल दूंगा तो आप पैसे देंगे, या आप पैसे देंगे तो मैं पेंसिल दूंगा ना। सो परफॉर्मेंस क्या है? परफॉर्मेंस ये है कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी अपनी अपनी पार्ट ऑफ, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट होता है बायलैटरल एग्रीमेंट दो बंदों के दरमियान, दो हुकूमतों के, दो कंपनीज के, दो एंटिटीज के दरमियान बायलैटरल एग्रीमेंट। हाँ, उसे कहते हैं ट्राईपार्टाइट, 3 पार्टियां, क्वाड्रपार्टाइट 4 पार्टीज, मल्टीलेटरल बहुत सारी पार्टीज, ठीक है। तो अब जनाब परफॉर्मेंस कैसे होती है कि जब पार्टीज टू दी कॉन्ट्रैक्ट अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो फुलफिल कर देती हैं तो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस मुकम्मल हो जाती है, ठीक है। अब आ जाए क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पे। कॉन्ट्रैक्ट कितनी किस्म के होते हैं? देखिए मैंने आपको बताया था, क्रिएशन के पॉइंट से हम बात करें तो 3 किस्म के एग्रीमेंट हैं क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कौन कौन से हैं? एक्सप्रेस्ड है, इम्प्लाइड है और कुसाई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ये कौन से होते हैं? जो मिलते जुलते होते हैं कॉन्ट्रैक्ट से, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट से मिलते जुलते होते हैं। एग्जीक्यूशन या परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से 2 ही किस्म के हो सकते हैं, यानी एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूशनरी। अब इसमें दरमियान में एक आप हिस्सा निकाल लें, अगर मतलब एक ऐसा है कॉन्ट्रैक्ट जो मुख्तलिफ माइलस्टोन्स पे जो है वो कंसिस्टेंट जो है, व्हेन इट कंसिस्ट्स ऑफ डिफरेंट माइलस्टोन्स, तो उस सूरत में जी माइलस्टोन 1 माइलस्टोन 2 हो गया, पार्टली आपका वो परफॉर्म हो गया और पार्टली अभी रह गया, या 2 हिस्सों में परफॉर्म होना है, एक हिस्सा कर दिया एक हिस्सा छोड़ दिया, अभी नहीं हुआ, तो पार्टली परफॉर्म कहलाएगा वो, पार्टली जो है एग्जीक्यूटेड या एग्जीक्यूशनरी क्यूटरी कहलाएगा। अच्छा, वैलिडिटी वाइज जो है लीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा, वॉइडेबल होगा, वॉइड होगा और इलीगल होगा, ठीक है। कोसाई कॉन्ट्रैक्ट्स, हाँ जी मैंने आपको बताया था कोसाई कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन एक्चुअली वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन उसमें एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मौजूद होते हैं, ठीक है। मैंने किताबें मंगवाई, ठीक है, ऑनलाइन मंगवाते हैं ना आप चीजें, ऑनलाइन चीजें मंगवाई आपने, आपके हमसायों को डिलीवर कर गया। अब हमसायों के पास 2 ऑप्शन क्या हैं बताएं? अगर वो रखेंगे, सुन लो ना, अगर वो रखेंगे तो कैश ऑन डिलीवरी है ना, तो कैश भी वही पे करेंगे, ठीक है। और अगर वो पे कर देते हैं तो फिर उन तक आ गया, लेकिन अगर आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की हुई है और वो यूज कर लेते हैं वो चीज, तो उस सूरत में क्या होगा? वो तो लगी गई, लेकिन अब वो उनसे भी तो पता लग जाएगा ना वो किसको डिलीवर करके गए हैं, ठीक है ना।
तो वो क्या होगा फिर, या वो आपको पैसे देंगे या आपको चीज की रिप्लेसमेंट देंगे या चीजें उनको वापस भेजेंगे कि यार आपने मुझे गलत भेजी है, ये हमारी नहीं है। यूज करने के बाद नहीं, यूज करने से पहले। अगर यूज कर ली फिर तो वो पेमेंट करेंगे और फिर वो जो है आपको रिप्लेसमेंट देगा। ठीक है, अब ये देखें ना कि where certain books are delivered to a wrong address, then they are under the obligation either to pay for them or return them। ठीक है, या पे करो या पास कर या बर्दाश्त कर। हाँ, माँ की दुआ जन्नत की हवा। चलो एग्जाम्पल्स क्या है कोसाई कॉन्ट्रैक्ट। क्लेम for supply of necessities to person incapable of contracting। मसलन बच्चे, छोटे बच्चे वो डिपेंडेंट हैं सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज के लिए, सस्टेनेंस के लिए अपने वालिदैन के। मरीज कोई ऐसा है जिसको कोई पता ही नहीं, अपना होश ही नहीं है, वो डिपेंडेंट है अपने केयर टेकर के, डॉक्टर के। ठीक है, तो इस सूरत में सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज जो है एक ऐसे बंदे के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट करने का कैपेबल ना हो, वो कोसाई कॉन्ट्रैक्ट है, बाइंडिंग है। बेटी जाके बाप के अगेंस्ट मुकदमा कर सकती है कि ये मुझे पॉकेट मनी दे या मेरी सस्टेनेंस प्रोवाइड करे, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर रही। क्यों? इन्होंने जाके केस कर देना तीनों हैं। चलो, reimbursement of money paid which is in which he is interested। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर एक आदमी ने किसी वजह से पैसे ले लिए हैं किसी के, देने किसी को थे, मिल किसी को गए, या जैसे पर्स की बात हो रही थी, पर्स में पैसे थे, पर्स गिर गया, तो वो अब वो ये नहीं कह सकता मेरा हो गया। अगर उसने उसमें से कोई पैसे यूज कर लिए हैं तो वो उसको पैसे और वॉलेट वापस करना उसकी ऑब्लिगेशन है। नॉन ग्रेचुअस एक्ट अगर आपने कोई किया, ठीक है, ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन टू पे फॉर एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ अ नॉन ग्रेचुअस एक्ट। अब एक आदमी है, ठीक है, आपने नॉन ग्रेचुअस एक्ट किया, उसके लिए ग्रेचुअस होता है विदाउट एनी कंसिडरेशन, विदाउट मतलब एनी मनी, और नॉन ग्रेचुअस होता है जो मतलब फॉर एग्जांपल ये मालिश कर रहा था, पैसे लेके मालिश करता है, ठीक है, अब इसने अपॉइंटमेंट ली थी, मालिश वो करवा गया, ठीक है, तो अब क्या होगा, इसने नॉन ग्रेचुअस एक्ट जो है उसका बेनिफिट एंजॉय किया, तो अब इसकी जिम्मेदारी है कि ये इसको पे करे। ठीक है ना, वो कहते हैं ना शेख साहब के सामने एक जो है वो जैसे हमारे यहाँ ये शादी ब्याह पे जो आ जाते हैं ये ट्रांसजेंडर, वो नाचा, बहुत देर नाचा, तो उसने कहा शेख साहब उन तो खुश कर दो, तो शेख ने भी नाच के दिखा दिया, कहता तू मैनू खुश किया, मैं तेनू खुश करता। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स क्या है कि अगर उसे चीजें मिल जाएं तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो वापस करे। अच्छा, आज हमने ये जो चीजें पढ़े, दे आर कॉमन, दिस इज जस्ट अ कॉमन सेंस। आपको अंदाजा हुआ कि ये बिल्कुल मतलब जो एक सेन माइंड सोच सकता है, मैं सेन माइंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सेन माइंड जो सोच सकता है ये वो चीजें हैं। ठीक है, अब आज हम ये खत्म करके और हैं कल हम जो है वो जो बेयर एक्ट है उसके अंदर जो एग्जांपल्स दी हुई हैं समझाने के लिए, कल हम वो करेंगे, और ये हमारा फिर इसके बाद इंडेमनिटी और गारंटी और एजेंसी जो है वो रह जाएंगे, तो कल हम उनमें से भी एक करेंगे। ठीक है, वो जब ये आपको समझ आ गया ना, समझो, तो वो आपके लिए समझना बहुत ही आसान है। ठीक है, liability of a person to whom money is paid or thing delivered by mistake under coercion। ठीक है,
बाय मिस्टेक और अंडर कोअर्जन। अगर किसी को चीजें बाय मिस्टेक और अंडर कोअर्जन डिलीवर कर दी गई हैं तो उसकी लायबिलिटी है कि वो जो चीजों का मालिक है उनको वो चीजें वापस करे। ठीक है, अब आ जाते हैं, मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट खत्म कैसे होता है, बना तो लिया आपने, तो डिवोर्स कैसे होगी? हाँ, जिंदगी कैसे गुजरेगी? कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, अब जिंदगी कैसे गुजरना? मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा, एमिकेबली इस कॉन्ट्रैक्ट को अभी और यहीं पे खत्म करते हैं। बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट हो गया। बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मेरे पास लियोनार्डो डा विंची की एक पेंटिंग रखी थी, ठीक है, मैंने इनसे कहा मैं आपको वो पेंटिंग बेचूंगा। ये मेरे घर आया, इसने पकड़ के ना वो ब्लेड मार दिया पेंटिंग में। ठीक है, अब इम्पॉसिबल हो गया कि मैं डाविंची की पेंटिंग जो है, देखो कितना नुकसान पहुंचाया इसने, इतना नादिर नमूना इसने ज़ाया किया। ठीक है, अब वो डाविंची की पेंटिंग या कोई आग लगा गया उसको या कुछ चोरी हो गई, तो अब ये इम्पॉसिबिलिटी हो गई है। या मैंने कहा कि यार मैं आपको अपनी गाड़ी बेचूंगा, गाड़ी एक्सीडेंट में खत्म हो गई, टोटल लॉस हो गया, तो अब नाउ द एक्ट हैज बिकम इम्पॉसिबल, तो मैं उसे परफॉर्म ही नहीं कर सकता। तो जब इम्पॉसिबिलिटी आ गई तो कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। फोर्स मेजोर क्या होता है? फोर्स मेजोर ये होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसी आफत आ जाए, तो लोग अक्सर फोर्स मेजोर डालते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर के जी अगर फॉर एग्जांपल मैंने तो माल भेज दिया, रास्ते में जो है बिजली गिरी और उसमें हर चीज फाड़ दी, अब इम्पॉसिबल हो गया कि मैं आपको वो चीजें अपनी नौयत की एक ही थी, ठीक है, अब वो बाय द एक्ट ऑफ गॉड और नेचर वो चीज अब दोबारा नहीं की जा सकती, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। फोर्स मेजोर पे किसी पे भी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मैंने आपको बता दी। बाय लैप्स ऑफ टाइम, मैं आपसे कहूं कि जनाब आपने इतने अरसे में ये काम खत्म करना है, या मैं उस अरसे से पहले ही काम खत्म कर लूं। ठीक है, अगर मैंने एक अरसे में काम खत्म करना है और मैं नहीं कर पाता तो मैंने अपना पार्ट ऑफ प्रॉमिस सर अंजाम नहीं दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान और चाइना का कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि अगर जंग लगी इंडिया से तो आप हमें J-10 जहाज दे देंगे, हमने पेमेंट भी कर दी। अब इंडिया से जंग लगी, जैसे अमेरिका ने किया था, F-16 के पैसे भी ले लिए थे और बाद में जो है हमें कहा कि गंदम ले लो इसकी जगह पे, ठीक है ना, तो अब हमने पैसे भी दे दिए, सारा कुछ हो गया, ठीक है, लेकिन उन्होंने हमें चीज नहीं दी। ठीक है, और उन्होंने कहा कि और बल्कि उन्होंने क्या कहा कि आपके त्यारे हमारे हैंगर्स पे खड़े हुए हैं, इसके पैसे दो। ठीक है, सो सम टाइम ऐसे होता है जैसे आप चाइना से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जी आपने मुझे अगले 10 सालों के दरमियान ये 100 त्यारे देने हैं J-10, अगर आप ये ना दे सके, अगर 75% तक आप अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करते हैं तो मैं आपको इतनी पेमेंट करूंगा, अगर आप 50% तक करते हैं तो इतनी करूंगा, और अगर आप इससे भी कम करते हैं तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं पेमेंट करने का। मैंने 30% एडवांस दिया था, अगर वो मुझे 50% से ऊपर डिलीवरी कर देता है तो मैं उसे आगे पेमेंट करूंगा, अगर उससे आगे कर देता है फिर आगे पेमेंट करूंगा, अगर नहीं करता तो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे बाय द लैप्स ऑफ टाइम खत्म हो जाएगा। मैं उसे कहूंगा यार अगर आपने 50% डिलीवरी की 10 साल तक नहीं की तो फिर मेरे लिए तो ये यूजलेस चीजें हैं, मैं तो फिर बाय लैप्स ऑफ टाइम जो है ये खत्म हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, और ये कॉन्ट्रैक्ट मजीद नहीं रहेगा। या समटाइम ऐसे होता है ना, आप कहते हैं कि मैंने आपको जमीन दी, ये ज्यादा आसान है, पट्टे पे 3 साल के लिए, ठेके पे, अब 3 साल गुजर गए तो कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। रिटेनरशिप कॉन्ट्रैक्ट होते हैं लॉयर्स के, 1 साल के लिए जी रिटेनरशिप कॉन्ट्रैक्ट है, तो अनलेस म्यूचुअली एग्रीड हो ये कॉन्ट्रैक्ट आगे कंटिन्यू नहीं करेगा, तो जब 1 साल गुजरेगा तो कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद खत्म हो जाएगा बाय लैप्स ऑफ टाइम। ठीक है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, अब ये मैंने आपको इसकी 2 मिसालें दी थी। मैंने आपको वीड की मिसाल दी थी कि पहले वो इलीगल थी, अब वीड जो है वो
वीड नहीं, सॉरी, कैनबस, ठीक है। तो कैनबस जो है अब लीगल हो गई है। पता नहीं यार भारत, मेरा ख्याल है कैनबस ही कहलाती है। हाँ चल यार, हम उर्दू में बात कर लेते हैं, भांग, ठीक है। भांग जो है, चलो एनी हाउ, कैनबस जो है वो अगर लीगल हो गई, फर्ज कीजिए आप एक लम्हे के लिए समझ लीजिए कि लीगल, पहले इलीगल थी, पहले इलीगल थी, अब लीगल हो गई। इसी तरह हो सकता है अभी लीगल है, कल को इलीगल कर दें। तो जब कल को इलीगल कर देंगे तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ अब इसका बिजनेस पॉसिबल नहीं रहा, तो वहीं से कॉन्ट्रैक्ट खत्म, ठीक है। बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मैंने इनसे कहा कि आप ये पेंसिल खरीदेंगे, इन्होंने कहा खरीदूंगा, 25,000 रुपए तय हो गए। मैंने इनको पेंसिल पकड़ाई है, पेंसिल लेके दौड़ गए, ठीक है। अब 25,000 नहीं दिया तो इन्होंने क्या किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। या दूसरी बात हम इस तरह भी कर सकते हैं, मैंने इनसे कहा कि जब आप मुझे 25,000 का चेक देंगे और मेरे अकाउंट में वो क्लियर होगा तो मैं आपको ये पेंसिल देने का जिम्मेदार हूं। अब वो चेक बाउंस हो गया, पैसे ही नहीं थे इनके अकाउंट में, तो ये क्या हुआ, इन्होंने अपना प्रॉमिस ब्रीच कर दिया। जब ब्रीच हो जाएगा तो तब भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। अब ये होता क्या है कि परफॉर्मेंस जो है, इसके ऊपर अब हम बात करें कि परफॉर्मेंस कैसे होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि शुरू में हमारी स्पीड थोड़ी सी स्लो होगी। अभी ये परफॉर्मेंस है आपकी, ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जितनी चीजें हमने पढ़ी है ना, ये परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज, ये सारी चीजें जो हैं यहाँ पर आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे कि बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कैसे खत्म होता है, एग्रीमेंट और कॉन्सेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, ये कल के लिए छोड़ देते हैं। कल हम इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद इसकी रेमेडीज आएंगी। आपने ब्रीच, अगर कॉन्ट्रैक्ट आप ब्रीच कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो वायलेट करते हैं अपनी टर्म्स को, तो उस सूरत हाल में जो रिसीविंग एंड पे पार्टी है जिसको नुकसान हुआ है वो क्या कर सकती है, ठीक है। सो ये आ जाएंगे, और यही है यहाँ पे आपका जो मेन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम जो है गारंटी और जो है वो इंडेमनिटी एंड गारंटी पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अपना एजेंसी, और जो है वो बेलमेंट। अच्छा ये आप बताएं, एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको चीजें बेची, आपने चीजें खरीद ली, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ये है कि मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, आप मुझे पेमेंट करेंगे, आपने पेमेंट कर दी, मैंने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। बेलमेंट आपको पता क्या होती है? बेलमेंट में ये होता है कि मैं आपको चीजें देता हूं और आपने इस्तेमाल करने के बाद मेरी मर्जी के मुताबिक उनको डिस्पोज ऑफ करना होता है या मुझको वापस करना होता है। दिस इज द बेलमेंट, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम अब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ चुके हुए हैं और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट और जो बाकी चीजें कितनी मिलती जुलती हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको चीजें भेजी कि यार अगर ये बिक जाएं, अक्सर आपने बड़े मॉल्स में देखा होगा स्टॉल लगे होते हैं, ये किसान का स्टॉल है, ये एडम चीज का है, ये उसका है, उसका है। अब वहां पे चीजें रखी हुई हैं, अगर उन्होंने कहा कि यार ये स्टॉल आपका है, बेचेंगे हम, जितने की बिक गई उतने के पैसे हम आप अपनी जो है वो कार्ड के कमीशन और बाकी आपको दे देंगे। या अगर आपने बाइक, क्योंकि आजकल जो है वो स्टाइल ये चल रहा है, वो
क्या करते हैं कि जो फॉर एग्जांपल ये अगर उनके पास एरिया है तो उस एरिया में एक स्टॉल है, वो स्टॉल बना के कहेंगे इस स्टॉल की पर मंथ रेंटल ये है, ठीक है। तो सबसे पहले वो एक बिजनेस मॉडल इसलिए अच्छा बन जाता है कि आपकी जो जिसे हम कहेंगे ब्रेक इवन, ठीक है। ब्रेक इवन का मतलब होता है जहां ना आपको प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, तो वो ब्रेक इवन निकाल लेते हैं जस्ट बाय लेटिंग ऑफ दोस स्टॉल। तो ये कितना अच्छा फाइनेंशियल मॉडल है कि अगर एक अच्छा स्टोर जो है उसकी तमाम जो स्टॉल्स हैं वो रेंट आउट हो गए तो ब्रेक इवन तो उसको थ्रू रेंटिंग ही मिल जाएगा, और वो जो ऊपर से चीजें बेचेंगे वो प्रॉफिट होगा, ठीक है। सो ये एक बिजनेस मॉडल है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि चीजें बिकेंगी तो मैं पेमेंट कर दूंगा, ये बेलमेंट है, उसकी चीजें मेरे पास पड़ी हुई हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, लागू बात है, दो पॉइंट ऑफ व्यू होंगे। एक एडम यानी जो सप्लायर है या वेंडर जो मेरा सप्लायर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, और एक मैं यानी जो खरीदार हूँ कस्टमर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। यानी अगर मैं मॉल का मालिक हूँ और वो मेरा सप्लायर है, फर्ज करें पेप्सी वाले हैं, तो पेप्सी वाले चाहेंगे ना कि उनका जो क्रेट्स वहां रखे हुए हैं उनका मैं ख्याल रखूं, ठीक है, या मैं उनको एंड पे पैसे वापस करूं या उनकी चीजें वापस करूं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, बेलमेंट, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी चीजों का ख्याल रखूं, उनकी चीजों को नुकसान ना पहुंचाऊं। समटाइम ऐसे होता है, मसलन चीजें पड़ी हुई हैं, सैलाब आ गया, उन्होंने कहा कि ये चीजें यहाँ से आपने हटानी नहीं, हमारा फ्रीजर यहाँ पे रहेगा। अब सैलाब आ गया, सैलाब इतना है कि निचला फ्लोर मेरा पानी से भर सकता है, तो मैं उठा के उसको ऊपर के फ्लोर पे ले गया। तो यहाँ पर एज ए प्रूडेंट पर्सन मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरी कि उसकी चीज को बचाता। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको फोन करके पूछता यार आपका मैं जो है वो फ्रीजर जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे ले जाऊं या ना ले जाऊं, क्योंकि अगर मैं ना लेके जाता तो उसका फ्रीजर गया था। तो इस मकसद के लिए मैंने क्या किया कि मैं फ्रीजर ऊपर ले गया। जब ऐसी कोई पोजीशन आ जाए कि एक रैशनल माइंड का पर्सन वो डिसीजन ले जो कि उस सिचुएशन में लेना चाहिए और वो डिसीजन आप ले लें, तो फिर आप पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती। सो ये मैंने वैसे आपको समझ में बेलमेंट भी पूरा पढ़ा दिया ठीक है। जब हम बेलमेंट पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा बेलमेंट इससे बाहर है ही कुछ नहीं।